यूपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए जुनून की ज़रूरत है। राइट। जुनून अगर आदमी के अंदर में होगा, तो वो सारी कठिनाइयाँ पीछे रह जाएँगी, चाहे आर्थिक समस्याएँ हों, चाहे हिंदी, इंग्लिश की समस्या हो, मतलब जुनून मतलब आप कितने डिटरमाइंड हैं सिविल सर्विस में जाने के लिए। At the same time, those who are aspiring to work for the nation, work for the public in other fields, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से कि क्या होता है वेरी डाइवर्सिफाई जॉब, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब इट इज़ आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड आई केम इन दिस सर्विस और सिविल सर्विसेज, नॉट वर्किंग इन टीसीएस और यूएस और एनी अदर गॉड हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी बट द एडवाइस ये है कि घबराने का नहीं है। तो जीवन में आप जुनून, मेहनत, फ़ोकस, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। बच्चे के पास सामर्थ्य है, होशियार है, मेहनत करने की क्षमता है और जुनून है, तो डेफ़िनेटली मतलब वो इतनी विल पावर है उसके हाथ में कि वो किसी भी चाहे क्या होता है मेहनत करके इतने जुनून के साथ लगाए कि मैं सफल होके दिखाऊँगा, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे को लगता है यूपीएससी में सफलता के लिए। राइट, राइट। Namaskar and hello friends. I Parth Parasmani, UPSC mentor at Civils Daily. Civils Daily is coming up with an interactive series, interview sessions, the change maker officers. Here we will discuss and analyze the life of the senior bureaucrats. हम उनसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जो चैलेंजेस वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेस करते हैं, उनको जानने का प्रयत्न करेंगे. What's our objective? Our objective behind this series is to motivate the UPSC aspirants, to demystify the myths regarding the UPSC preparation and to make public servants accountable. So, आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अमित कुमार शर्मा जी. We welcome you, sir. Thank you for allowing us to interact with you. आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Allow me to introduce you to our viewers. श्री अमित कुमार शर्मा जी 2004 बैच के IRS ऑफिसर हैं. सर मूल रूप से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. Currently, he is posted as Deputy Commissioner North in Municipal Corporation of Delhi. So let's begin the change maker officers. Thank you, sir. सर आपसे हमारा पहला प्रश्न है. When I was going through your profile, तो मुझे ये जानने को मिला that before preparing for UPSC, you were working in an MNC. So what was the reason behind opting for UPSC preparation? आपने इतनी valuable job को क्यों छोड़ा प्राइवेट सेक्टर की? फॉर द सेक ऑफ एक आप यूपीएससी सिविल सर्विस में ज्वाइन करने के बाद एक एन मास एक बहुत बड़े स्फीयर में आप काम करते हैं और एक आम जनता के लिए एक काम कर सकते हैं जो शायद प्राइवेट सेक्टर में उतना एक्सपोज़र उतना आपको एग्जीक्यूट करने को नहीं मिलता है। तो एक आम पब्लिक के लिए काम करना जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए एक recognition is more in the government jobs in comparison to the private job which I was working in TCS, Tata Consultant Services. Sir, is there any other motivation behind preparing for UPSC? No motivation, is basically recognition, job satisfaction, and you have a lot of opportunity to do lot of work for the common people. You are able to understand the basic minute problem of the public and you are able to deliver actually you result, there is a result, you feel satisfied in that. right. Next question. सर आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप पहली बार ट्रेनिंग ले गए थे, तो आप क्या उस लम्हे को याद करके बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे थे उन दिनों? मेरे लिए बहुत ही एक लंबा संघर्ष रहा. 99 से मैंने देना शुरू किया था यूपीएससी, तो 3-4 चौथे अटैम्प्ट में जाके हुआ मेरा 2004 में. एक अटैम्प्ट को मैंने ड्रॉप किया 2003 में. तो इंटरव्यू कॉल प्रीलिम्स मेरा हर बार हो रहा था, मेंस लगभग हर बार हो रहा था, चारों बार हुआ, चारों बार इंटरव्यू दिया, बट मेरा फाइनली 4th अटैम्प्ट में जाके यूपीएससी क्वालिफाई हुआ. बट होता क्या था कि कोई ना कोई समटाइम्स इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा जीएस थोड़ा सा डाउन चला गया, सेकंड अटैम्प्ट में फिजिक्स डाउन चला गया, थर्ड अटैम्प्ट में एक पेपर मैथ्स का डाउन चला गया. तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ पा रहा था. बट लास्ट अटैम्प्ट में मेंस में सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा हुआ और फाइनली सिलेक्शन हो गया. राइट. तो सर आप इन दिनों अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? 4 साल 5 साल एक यूपीएससी की प्रिपरेशन को देना इज अ वेरी लॉन्ग टाइम.
उन दिनों अपने आप को मोटिवेटेड नहीं, कैसे रखते? मोटिवेशन इसलिए था बिकॉज कंसिस्टेंटली मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा था, मेंस क्वालिफाई कर रहा था, राइट। इंटरव्यू तक पहुंच रहा था, तो बहुत ही कम नंबर से मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन रुक रहा था, तो वह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। हम्म। और ऊपर से फादर पेरेंट्स की बैकग्राउंड, उन लोगों का मोटिवेशन, घर का सपोर्ट वो रहता था कि भाई आपको करना है और अच्छा करना है। Right. तो वो एक पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो मेरे साथ रहता था। दैट्स ग्रेट। सर अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कुछ बताइए। ट्रेनिंग में आपका कोई स्पेशल मोमेंट रहा हो, नहीं नहीं, कुछ इट इज़ याद वेरी आता हो? एन्जॉयबल दैट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो मसूरी का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो लगभग 300 दिन का होता है, 3 साढ़े 3 महीने का होता है। उसमें 10 दिन का 4 5 7 डेज का एक विलेज विजिट्स होता है, तो उसमें 4 4 5 5 ऑफिसर्स का ग्रुप बना दिया जाता है और वो हम लोग विलेज में जाके रुकते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग है, 10 दिन का एक ट्रैक का विजिट होता है, हैं? तो वो एक जो फिर एक इंडिया डे होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके के कल्चरल एक्टिविटी, रेगुलर डिबेट्स, द वेरी लाइवली एनवायरनमेंट, और एक इतना बड़ा बैच बनता है, इतने संघर्ष के साथ सारे लोग आते हैं, तो बड़ा ही एक मतलब एक एन्जॉयबल पीरियड और वेरी लर्निंग पीरियड, और इट इज़ वेरी मतलब मेमोरेबल पीरियड। कोई एक इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, ऑल्दो इट इज वेरी नहीं, हम डिफिकल्ट। लोग ट्रैक पे गए थे 8 10 दिन। तो ट्रैक इज़ वेरी वेरी, क्योंकि मसूरी से ट्रैक जाता था वो टिहरी वीरी, तो इज़ अ वेरी इंटीरियर विलेज में। तो समटाइम्स वहाँ पे ये होता था कि आपको टॉयलेट ही नहीं है, तो टॉयलेट सारे ऑफिसर को इधर उधर, मतलब एक ओपन डे, मतलब एक प्रॉपर देयर इज़ नो टॉयलेट। राइट। और फिर डेली वहाँ पे इवनिंग में दिन भर हम लोग चलते थे, शाम को किसी लोकल डेस्टिनेशन पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वहाँ छोटे छोटे स्पेस होते हैं गांव के, Right. तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था करते थे, तो एक ही रूम में सब लोग सोते थे, सब लोग वो है, तो बड़ा इट इज़ ए वेरी मतलब एक ही एडवेंचरस एज वेल एज ए यूनिक एक्सपीरियंस। समटाइम्स ऐसा होता है टॉयलेट ही नहीं है, तो टॉयलेट जाएगा, तो वो फिर किसी तरीके से जो है अरेंज किया जाता था। Right. तो बट खाने का प्रॉब्लम, फिर वो शाम वाम को पार्टी होती थी, बट ओवरऑल मतलब अच्छा है, अच्छा वेरी एक्सपीरियंस। गुड। मतलब सर विलेज ट्रिप एंड जो ट्रैक का ट्रिप होता है 10 15 दिन का, Right. दैट इज, उसमें आप साथ सो रहे हैं, साथ ग्रुप में 10 लोगों के ग्रुप में हैं, तो आप एक मतलब पूरा लाइफ टाइम बॉन्डिंग आपके बनती है। राइट। आप सर कुछ स्पेसिफिक इवेंट बताइए जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग पीरियड। नहीं, वहाँ अब रेगुलरली वो ट्रेनिंग इतनी इंटरेक्टिव होती है, तो वहाँ कोर्स डायरेक्टर हर समय कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी, डिबेट एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ रेगुलरली चलता रहता है 100 दिन। राइट। तो कभी दिवाली पे कोई एक्टिविटी चली है, इंडिया डे इज़ द बिगेस्ट कल्चरल एक्टिविटी, इसमें चारों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डिफरेंट डिफरेंट खाना बनता है, ड्रेसेस पहनी जाती हैं, या उसका कुछ ना कुछ कल्चरल भांगड़ा, कोई डांसेस वगैरह की एक्टिविटी होती हैं, तो उसमें रेगुलरली एवरीबडी पार्टिसिपेट्स। आपने किस चीज में पार्टिसिपेट किया था पर्टिकुलरली, तो इफ यू वहाँ रिमेंबर? हमारा नॉर्थ का ग्रुप था, तो वो नॉर्थ का जो भी डांस वगैरह की एक्टिविटी थी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। राइट। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं बैडमिंटन वगैरह खेलते थे टाइम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी। सो सिंस लास्ट 18 इयर्स यू आर इनटू सर्विसेज, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा है पब्लिक सर्विसेज में? इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने जो है 18 साल में जो है मोस्टली आई एम इन दिल्ली, बट मेरा ये तीसरा डेपुटेशन है। आई एम ए कोर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, बट आई वर्कड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर 4 years, एंड फिर एमसीडी में एज ए असेसर कलेक्टर 2 years। तो दिस इज इफेक्टिवली प्रैक्टिकली दिस इज माई थर्ड डेपुटेशन, डिप्टी कमिश्नर शाहदरा जोन एमसीडी, बट ऑल आर वेरी वेरीड एंड डाइवर्सिफाइड, बट I enjoyed thoroughly the whole the career for the last 18 years. इनिशियल फेसिस के चैलेंजेस के बारे में बताइए, जब आपने डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक किया, ट्रेनिंग से वापस आते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, उन दिनों के पीरियड के बारे में क्या? इनिशियल चैलेंजेस यूपीएससी में भी रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का बैच जो है नागपुर से पास आउट हुआ, तो एट दैट टाइम सब लोगों का शादी हो रहा होता है। तो माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर, तो शी इज़ डूइंग पीजी इन दिल्ली, और मेरा पोस्टिंग हो गया बुलंदशहर। तो एक साल हम लोगों को जो है, मैं बुलंदशहर में था, वाइफ दिल्ली में थी। उसके बाद किसी तरीके से प्रयास से या रिक्वेस्ट से हम दिल्ली आए, तो एक फैमिली लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग था फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद इनिशियली, क्योंकि रेवेन्यू सर्विस में शुरू में घर लेना, गाड़ी, उस समय एट दैट टाइम ऑपरेशनल व्हीकल भी नहीं होते थे ऑफिसर्स के लिए, तो इनिशियल ईयर्स 2 3 साल चैलेंजिंग होते हैं। जी।
So, what about the professional life? Professional life में क्या challenges आए थे? प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है. बेसिकली आई वर्क इन 3 प्रोफाइल. वन इज इनकम टैक्स. मतलब इन 18 साल में से मैं 6 साल डेपुटेशन पे हूँ, 6 साल, और 2 साल ट्रेनिंग हो गए, 8 साल. तो इफेक्टिवली आई वर्कड 10 ईयर्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चैलेंज अलग है, एमसीडी का चैलेंज अलग है, और एक जहाँ पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं, और प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, चैलेंजेस भी अलग अलग है. इनकम टैक्स से रिलेटेड इनकम टैक्स में बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि वर्क काफ़ी है, और बट थोड़ा सा लीगल ओरिएंटेड वर्क है. राइट. लीगल, थोड़ा पढ़ने लिखने वाला काम ज़्यादा है, थोड़ा सा फील्ड का काम कम है. और दूसरा ये है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है उस हिसाब से स्टाफ की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. राइट. मतलब स्टाफ, जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है तो स्टाफ एवरेज एक ऑफिसर के अंडर में 4, 5, 6 जो असेसिंग ऑफिसर होता है शुरू में, तो 5-6 लोगों का स्टाफ रहता है, 6-7 लोगों का. तो बट वो 6-7 लोग वॉल्यूम ऑफ वर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है ना. राइट. जी. राइट. तो सर, जीएसटी के बाद से आईआरएस आईटी ऑफिसर्स का जो रोल है उसका वो उतना सब्सटेंशियल रोल नहीं रहा है. उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं, जीएसटी नहीं. बेसिकली मैं तो इनकम टैक्स से हूँ, तो इनकम टैक्स में जो नई चीज़ हुई है वो फेसलेस हुआ है. राइट. राइट. और जितना भी पहले रिफंड्स और ऑनलाइन फाइलिंग जब हम लोग शुरू में आए थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता था लोगों से रिटर्न फाइल कराना. तो रिटर्न फाइल होता था, लाइन लगती थी, एक वो जो है टेंट लगाई जाते थे, वहाँ पे रिसीविंग होती थी. तो वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं पिछले 10-15 साल में. 100% यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग होता है इनकम टैक्स में, और रिफंड 100% ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, 100% रिफंड जो है ऑनलाइन जाता है. बट रिसेंट टाइम में 2-3 साल पहले ये फेसलेस असेसमेंट आया है. राइट. बट उसके भी फ़ायदे घाटे हैं, क्योंकि इनिशियल चैलेंज ये है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना सपोर्ट नहीं करती है, आपका इंटरेक्शन नहीं होता है एसएससी से. तो एसएससी का ग्रीवांस ये है कि मैं जो मेरी बात है या मेरा जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ किसी ऑफिसर को, वो सारी चीज़ें मतलब समझा नहीं पाता हूँ ऑनलाइन, जिससे कि वो असेसमेंट हो जाता है, तो वो इसलिए एग्रीव्ड है. तो धीरे धीरे दैट विल बी सेटल्ड. बट मेन फोकस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आगे जो रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन का रहेगा. तो इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे रिस्ट्रक्चरिंग शायद होगी या आने वाले समय में होगी, जिसमें कि मोर नंबर ऑफ रेड्स, मोर नंबर ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़, नए एसएससीज को लाना, और एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टैक्स कंसीलमेंट को निकालना, और रेड्स और इन्वेस्टिगेशन करना. राइट. जी. सर, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए. आपकी पर्सनालिटी को कैसे मोल्ड किया यूपीएससी ने? फिर आपने जब आईआरएस की जॉब आप ऑफिसर बने, उसके बाद की आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए? क्या मोल्ड हुआ आपकी पर्सनालिटी में? है क्या कि मेरा मानना ये है कि यूपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए जुनून की ज़रूरत है. राइट. जुनून अगर आदमी के अंदर में होगा तो वो सारी कठिनाइयाँ पीछे रह जाएंगी, चाहे आर्थिक समस्याएं हों, चाहे हिंदी इंग्लिश की समस्या हो. मतलब जुनून, मतलब आप कितने डिटरमाइंड हैं सिविल सर्विस में जाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा है. उसके पीछे मेहनत है, फोकस है, आप किस तरीके से गाइडेंस मिल रही है. बट जुनून सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि आपकी कीननेस कितनी है. अगर आपकी कीननेस होगी तो आप मेहनत भी करोगे. और अगर आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आजकल कोचिंग भी महंगी हो गई, हॉस्टल्स में रहना भी महंगा हो गया, तो वो सब चीज़ें सब्सिडाइज हो जाती हैं. फिर ये आजकल ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आ गई हैं, तो आदमी घर बैठ के भी कर लेता है. तो अगर बच्चे के पास सामर्थ्य है, होशियार है, मेहनत करने की क्षमता है और जुनून है, तो डेफिनेटली मतलब वो इतनी विल पावर है उसके हाथ में कि वो किसी भी, चाहे क्या होता है, मेहनत करके इतने जुनून के साथ लगाए कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा. तो वो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे को लगता है यूपीएससी में सफलता के लिए. राइट. राइट. सर, कमिंग टू द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरेक्शन. अन्ना आंदोलन के बाद से ही देश में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, और जहां तक हम एमसीडी में देखते हैं, ये जग जाहिर है कि एमसीडी में करप्शन पीक पर रहता है. यहाँ पर आए दिनों नए नए केसेस आते रहते हैं. रिसेंटली भी एक केस आया है जहाँ पर 2-3 जूनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है करप्शन के केस में. तो व्हाट आर द स्टेप्स आर यू गोइंग टू टेक, और द एमसीडी इज टेकिंग इन ऑर्डर टू टैकल द मेनेस ऑफ करप्शन? करप्शन को कैसे रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? नहीं, उसमें एमसीडी में बहुत आईटीकरण हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन किया जा रहा है. Right. जैसे स्पैरो आ रहा है, या जितना भी हम लोग ऑनलाइन जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रहा है.
फिर जैसे मैं असेसर कलेक्टर डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ सारा म्यूटेशन हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया है। फिर उसके बाद में जो उनका स्क्रूटनी होता है 123D सेक्शन में म्युनिसिपल एक्ट में, तो वो उसको ऑनलाइन करना शुरू किया है, अवेयरनेस करना शुरू किया है। और सुपरविज़न जो सुपरवाइज़री ऑफिसर हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक आम जनता को कठिनाई ना हो, इस तरीके का हैरेसमेंट ना हो। तो एक जन सुनवाई की कार्रवाई डेली यहाँ पे होती है कि दिन में 12 से 1 बजे तक कोई भी एक आम आदमी यहाँ पे आ सकता है और अपनी समस्या को कह सकता है, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जैसे 10-15 दिन हुआ है, तो डेली 5 से 10 समस्याएँ हमारे पास आती हैं, तो उनमें हम आधे से ज़्यादा सॉल्व कर दे रहे हैं। जी, जी, जी। सर कुछ प्रमोशन स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, प्रमोशन कैसे होते हैं ऑफिसर्स के? प्रमोशंस वैसे टाइम बाउंड हैं सारी सर्विसेज यूपीएससी में। भाई एक 5400 ग्रेड पे जो असिस्टेंट कमिश्नर का होता है, 4 साल बाद डिप्टी कमिश्नर हो जाता है, 3 साल बाद जॉइंट कमिश्नर हो जाता है। तो प्रमोशंस जनरली यूपीएससी की सारी सर्विसेज में टाइम बाउंड हैं। प्रमोशन का एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा जॉइंट सेक्रेटरी का जो एनपेनलमेंट होता है, उसमें आईएएस का एनपेनलमेंट ऑन टाइम है, बट बाकी सर्विसेज का थोड़ा डिले है। उसमें भी धीरे-धीरे शायद गैप कम हो रहा है। राइट, राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प द अंडर परफॉर्मिंग कलीग्स और जूनियर्स? अंडर परफॉर्मिंग जो होते हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, जूनियर्स, उनको उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं या क्या स्टेप्स लेते हैं सो दैट दे शुड परफॉर्म बेटर? देखो, उसको दोनों चीज़ है। एक तो मोटिवेशन, भई उसको अगर बीइंग ए लीडर, आपको नीचे जो एम्प्लॉयी है उसको डाँटना नहीं है, उसे प्यार भी करना है। कि प्यार का मतलब है उसे मोटिवेट भी करना है कि सरकार हमको इतना फैसिलिटी देती है, तनख्वाह देती है, इतना कंट्री में इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, उनको सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी हम लोगों को दिया हुआ है, तो मोटिवेशन। और दूसरा जो मोटिवेशन के बाद में भी और इतने बारे समझाने के बाद में भी अगर अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है या वो है समझ में नहीं आ रहा है, तो कोरेसिव एक्शन भी डिपार्टमेंट में या जहाँ पे भी हम रहे, वहाँ लिए जाते हैं। जी। राइट, राइट। सर डू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन फील्ड, कुछ ज़मीनी स्थिति से हमें वाकिफ़ कराइए। क्या लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप फील्ड पे उतरते हैं? क्या 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 इंटरेक्शन होता है? क्या बातचीत होती है? नहीं, यहाँ जैसे ये वाला जो डिप्टी कमिश्नर का ये मेरा तीसरा, भई एक तो इनकम टैक्स का 10 साल हुआ, हुँ, 2 साल ट्रेनिंग का रहा, बस 6 साल मेरा जो रहा, 6 साढ़े 6 साल, तो उसमें 4 साल मैं एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर था एफडीडीआई नोएडा में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। 2 साल असेसर कलेक्टर एसडीएमसी में था, और ये डीसी शाहदरा नॉर्थ मेरा 3rd मोटा-मोटा डेपुटेशन है, 3rd प्रोफाइल पे। तो दिस डीसी इज़ ए मतलब इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ आर देयर, मतलब एवरी टाइम एवरी मतलब व्हेन यू विज़िट द फील्ड, जब गलियों में जाते हो, 50 तरीके की समय, स्कूल में सफाई नहीं हो रही, स्कूल में कर्मचारी नहीं आ रहा, इंचार्ज नहीं आ रहा, या लाइट की दिक्कत है, पीछे मेंटेनेंस की दिक्कत है, तो इननंबरेबल प्रॉब्लम्स आर देयर। और पब्लिक की भी समस्या रहती है कि छोटी-छोटी मेरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं लग रहा, या मेरे को जो है वहाँ से एनओसी नहीं मिल रहा है एमसीडी से, या मेरा पेंशन की फाइल प्रोसेस नहीं हो रहा, मेरी डेथ केस की फाइल प्रोसेस नहीं हो रही, तो इननंबरेबल मतलब तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती हैं? मतलब वो कितने? तुरंत सॉल्व होनी चाहिए। और सबसे बड़ी देखो एक्सपेक्टेशन क्या है, सारी प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो सुपरवाइजरी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं या सीनियर पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं या जो क्लास 1 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनको जनता को सुनना ज़रूर चाहिए टाइप्स करके। मतलब कम से कम आप सुनिए, आप प्रयास करिए, रेगुलर मॉनिटर करिए। एक आम आदमी की, गरीब आदमी की, असहाय आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, आपके रेगुलर मॉनिटरिंग करने से। राइट। सर वर्कलोड के बारे में बताइए, कितना वर्कलोड रहता है? नॉर्मली कहा जाता है कि आप एक बार गवर्नमेंट जॉब पा लीजिए, आपकी लाइफ सेट हो गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आजकल देखिए आरटीआई और इतना चेक एंड बैलेंसेज़ हैं गवर्नमेंट जॉब में भी, हुँ, कि आपको इतनी बड़ी-बड़ी फाइल हैं, इतना टेंडर्स की फाइल होती हैं, इनकम टैक्स के असेसमेंट की फाइल होती हैं, आपको साइन करना होता है, तो आपको ज़िम्मेदार वाली पोजीशन पे बैठे होते हैं। आपको ऑर्डर ड्राफ्ट भी करना है, आपको देखना भी है कि कोई गलती नहीं हो, तो चैलेंजेस आर देयर, स्ट्रेस इज़ देयर। बट आई फ़ील कि क्या होता है, हर पोजीशन के अलग चैलेंजेस हैं और अलग एडवांटेजेस हैं। जैसे इनकम टैक्स के अलग चैलेंजेस हैं, हुँ, असेसर कलेक्टर डिपार्टमेंट के अलग चैलेंजेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे मैं 2 साल था, तो यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में आ गए और आप यू विल रिलैक्स एंड मतलब वो दिन गए।
है ना? Right, right. So how do you Now manage? you are accountable, government is accountable, officials should be accountable. तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बॉसेस, सुपरवाइजरी अथॉरिटी यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू. मतलब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए और क्लास 1 ऑफिसर हो गए और आराम से बैठे रहेंगे तो दिस इज नॉट Right, right. Coming to the next question, सर आप जिस उम्मीद के साथ आए थे, हर यूपीएससी एस्पिरेंट इस उम्मीद के साथ आता है कि जब वो परीक्षा में पास हो जाएगा तो देश की सेवा करेगा, बदलाव लाने का प्रयास करेगा. क्या आप संतुष्ट हैं? डू यू रियली थिंक जिस उम्मीद के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, आपने यूपीएससी क्रैक किया और जिस उम्मीद को लेकर आगे बढ़े, आप उसमें पूर्ण रूप से कार्यरत हैं? नहीं, मैं आई एम हैप्पी बुक. और थोड़ा सा मैंने जो करियर का प्लानिंग रहा मेरा बहुत अच्छा रहा. मेरा ये तीसरा डेपुटेशन है, तो मेरे को इनकम टैक्स की मोनोटोनिसिटी नहीं रही. मैं इनकम टैक्स में भी काम किया, एफडीडीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 4 साल, फिर 2 साल असेसर कलेक्टर रहा एसडीएमसी में, फिर पिछले 1 महीने से यहाँ पे डीसी शाहदरा नॉर्थ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ. तो मेरा करियर प्रोफाइल थोड़ा डाइवर्सिफाई रहा. और तो बट हर जगह चैलेंजेस रहे, बट आई एम वेरी हैप्पी. हर जगह कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का रहता है, उसकी कोशिश करी. और मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया. जिस सीट पे रहे उसमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की. तो सर हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? जैसे आपने बताया कि वर्कलोड इतना रहता है, तो आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, स्ट्रेस तो यार लाइफ में सरकारी नौकरी रहो या प्राइवेट रहो, तो आपको एक हेल्थ, कोई हॉबी, और हॉबी के साथ साथ आप मूवी देखो, आप बाहर फैमिली के साथ खाना खाने जा रहे हैं, तो मतलब एक फैमिली टाइम, हेल्थ पे टाइम देना है. हेल्थ पे चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे जॉगिंग करो, चाहे साइकिलिंग करो, आपको आध पौन घंटा डेली हेल्थ के लिए जरूर देना है. सो व्हाट्स योर हॉबी? मतलब आप क्या? तो मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, वॉकिंग आई लाइक, एंड योगा थोड़ा बहुत, और मूवी देखना पसंद है. म्यूज़िक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पुराने 80s 90s वाले जो सॉन्ग्स हैं, मूवी. और बाहर घूमना, ट्रैवलिंग आई लाइक, एंड बाहर ये खाना पीना भी मेरे को बहुत पसंद है. राइट, स्ट्रीट फूड. हाँ, मतलब. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे लगता है कि मेरा बड़ा फिक्स है. जैसे को मॉर्निंग का टाइम आपका अपने लिए, दिन का टाइम समाज के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए, और शाम का टाइम फैमिली के लिए. तो कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में आपको हेल्थ पे आध पौन घंटा देना है, प्राणायाम करना है, 10-15 मिनट पूजा करनी है, वो आप स्वयं के लिए कर रहे हैं टाइप करके. तो दिन में ऑफिस में रहते हैं तो ये अपना सरकारी नौकरी, सरकार की सेवा, समाज की सेवा. और शाम को जा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं. तो वो फैमिली का तो बैलेंस है कि भाई आप सुबह शाम तक नौकरी में ही लगे रहें या सुबह शाम तक फैमिली में लगे रहें. तो यू डिवाइड योर टाइम एंड बैलेंस योरसेल्फ. That's great. Coming to the final question of the interaction, your advice for the UPSC aspirants, at the same time those who are aspiring to work for the nation, work for the public in other fields, आपकी क्या advice रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से कि क्या होता है, वेरी डाइवर्सिफाई जॉब, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब इट इज़, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. आई केम इन दिस सर्विस और सिविल सर्विसेज, नॉट वर्किंग इन TCS or US or any other. God has given me the opportunity, but the advice ये है कि घबराने का नहीं है. तो जीवन में आप जुनून, मेहनत, फोकस, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें और प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, मतलब होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. अगर 1% आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो दुनिया में आप इतने, अगर आपके अंदर जुनून होगा, आप में मेहनत करने की क्षमता होगी, तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छे कामयाब होंगे. तो कहीं पे भी रास्ते खुले हुए हैं, तो घबराने का नहीं है. आप पूरी मजबूती के साथ आदमी को मेहनत करनी चाहिए और जुनून के साथ मेहनत करना चाहिए. सफलता मिले तो अच्छा, और ना मिले तो और अच्छा. या इसका मतलब है कि भगवान ने कोई और ऐसी रचना रची हुई है कि आप उस फील्ड में जाकर बहुत बेहतरीन करेंगे. Thank you, sir. Thank you for giving your valuable time. Nice meeting you. Nice meeting you. Thank you, sir. Thank you.